Hello everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So the wait is over. CUET PG का जो पेपर है वो कल आउट हो गया. Tomorrow we got the paper of CUET PG Sociology 2026 and today we are going to solve this question paper. I'm not well, you guys can अंडरस्टैंड फ्रॉम माई वॉइस. अभी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ठीक से ऑडिबल रहूँ एंड तुम लोगों को चीज़ें समझ में आए. सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पेपर बहुत ईजी था. मैंने पेपर देखा, सारे क्वेश्चंस देखे एंड आई वुड से दैट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार सी यू ई टी पी जी का जो पेपर है वो ठीक था. ठीक इन द सेंस कि ईजी था एंड कुछ ही क्वेश्चंस थे जो थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे. लास्ट ईयर की तरह नहीं था कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव था. तो ये जो स्टूडेंट्स मुझको बोल रहे थे कि मैम पेपर काफ़ी सब्जेक्टिव था, तो ऐसा नहीं है. सारे क्वेश्चंस मैंने देखे और कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन थे. 75 में से आई थिंक हार्डली 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, बाकी सारे इजी क्वेश्चन हैं ना. मेरा जो कोर्स था, मेरा जो टेस्ट सीरीज़ था, उसमें मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया है. सो दोज ऑफ यू जिन्होंने उसको सीरियसली पढ़ा था, यू गाइज मस्ट हैव डन वेरी ग्रेट इन योर एग्ज़ाम. आप लोगों ने अच्छा किया होगा. और जिन्होंने मुझे फॉलो किया था 100%, बिकॉज मैनी थिंग्स दैट वर देयर इन एग्जाम पेपर इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम माई कोर्स. मैं ये नहीं कहूँगी कि मैम एडवर्टाइजमेंट कर रही है सो दैट यू गाइज कैन ज्वाइन, नो. बट द फैक्ट इज़ कि इवन यूट्यूब से भी अगर आपने पढ़ा होता सारा कंटेंट तो भी आप क्वेश्चन ईजिली कर लेते. इट इज़ वेरी ईजी पेपर. तो स्टार्ट करते हैं. दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, माई नेम इज़ भैरवी भारद्वाज. आई टीच सोशोलॉजी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स आई बीन टीचिंग फॉर सी यू टी पी जी. 2 बैच मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ पेड, और यूट्यूब पे तो मैं पढ़ाती ही हूँ. सो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम लोग ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना. स्पेशली दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027. तो कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तुम लोग भी मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो. मेरा पर्सनल टेलीग्राम मैं लास्ट में शेयर करूँगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वॉट यू गाइज हैव टू डू इज़, तुम लोगों को लास्ट में मुझे कॉमेंट में बताना है हाउ मच यू गाइज आर स्कोरिंग. एंड जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी चैलेंज करने वाले, वो तुम लोग चैलेंज कर सकते हो. ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं किए हैं इस बार एनटीए ने, सारे ही आंसर ज़्यादातर सही दिए हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, 2027 का बैच जो है वो अब स्टार्ट हो गया है. 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी गाइज. ओके, तो जो लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एज अर्ली एज पॉसिबल. इफ़ यू विल ज्वाइन तो लास्ट में तुम लोगों को कम हेडेक होगा. अच्छा, इस बार मैं रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आई विल ऑल्सो ऐड लाइव क्लासेस. सो जो टेस्ट वगैरह मैं लूँगी वो लाइव क्लासेस में होंगे एंड उसके साथ जैसे लास्ट ईयर कोर्स था उसी तरह का होगा. 15 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वीकली डेली टेस्ट, मंथली टेस्ट होगा. साथ में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पीडीएफ नोट्स हैं वो सिर्फ ऐप में ही ओपन होंगे. तो अगर तुम लोगों के पास ऐसा है कि पेपर से ही पढ़ने की आदत है तो फिर दिक्कत होगी, मत ज्वाइन करना. ओके, जिनके पास कोई डिवाइस है, लैपटॉप से पढ़ सकते हो, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, साथ में जामिया का पेपर जो है वो 16 मई को है, तो उसका भी टेस्ट सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दिया है. इसमें हम लोग पूरा जैसे जामिया का पेपर है उसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे ये टेस्ट सीरीज़. सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन. पैटर्न जो है वो यहाँ पर दिया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम क्या पैटर्न है जामिया के एग्ज़ाम का. सो देखो, 50 MCQ तुम लोगों के पास होंगे जिसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है, और हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, यानी 50 मार्क्स के MCQ हो गए. इसके अलावा 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 15-15 मार्क्स के, तुम्हें 2 करने होंगे. तो 30 मार्क्स हो गए तुम्हारे सब्जेक्टिव. टोटल 80 मार्क्स हो गए, और बचे हुए जो 20 मार्क्स हैं वो तुम्हें इंटरव्यू से मिलेंगे. ठीक है, सो लास्ट में इतना पेपर देने के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है एंड देन यू गेट फाइनल मेरिट. ओके, सो जिनको ज्वाइन करना है कर लेना. 14 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा एंड आई एम मेकिंग अ सेपरेट ग्रुप ऑल्सो. सो यू गाइज कैन ज्वाइन दैट ग्रुप अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो. ओके, एंड दोज ऑफ यू हु वर इन द फाउंडेशन बैच लास्ट ईयर, जो लोग बैच के स्टूडेंट्स थे, आप लोग मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो. इफ़ यू गाइज वांट एनी कूपन कोड सो वो भी मैं तुम लोग को दे दूंगी. ओके, नाउ लेट अस नाउ सी क्वेश्चन पेपर. सो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर रहा है 2026 का वो काफ़ी इजी है. बहुत ज़्यादा इन्होंने इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं. अगर किसी को इन डेप्थ नॉलेज ना भी हो तो भी वो ये पेपर अच्छे से कर सकता था.
ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गुड सोशोलॉजिकल रिसर्च। हमेशा ये आता है एग्जाम में, सीयूईटी पीजी के सिलेबस में ही मेंशन है, राइट, कि गुड सोशोलॉजिकल रिसर्च के फीचर क्या है, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, स्पेक्यूलेशन, वैलिडिटी। सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। एंड मैं तुम लोगों को ये भी बताती रहूंगी कि एनटीए ने क्या आंसर दिया है, तो एनटीए ने भी 3 ही दिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन आईडी तुम लोगों को यहाँ से देखनी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से उसको चैलेंज करना है इसी क्वेश्चन आईडी को यूज़ करके, ओके। सो ये क्वेश्चन सही था। सोशोलॉजिकल रिसर्च में हम रिलायबिलिटी को रखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को रखते हैं, वैलिडिटी को रखते हैं, बट स्पेक्यूलेशन को नहीं रखते हैं, ठीक है। स्पेक्यूलेशन को नहीं रखते हैं। स्पेक्यूलेशन का मतलब है अजम्पशन या फिर कोई गैस, जिसमें हम लोग किसी भी तरह का इंपेरिकल एविडेंस नहीं यूज़ करते हैं, ओके। सो द करेक्ट आंसर है विल बी सी। एनटीए ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी से एक क्वेश्चन और इन्होंने दिया, एंड ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं गाइस। सो फॉर नेक्स्ट एग्जाम 2027 के लिए आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। इफ़ यू आर थॉरो विद द कॉन्सेप्ट यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स, राइट। देखो पहला है बाय कंपेयरिंग द ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स एट वन टाइम और मोर टाइम ऑफ अ पर्सन। By comparing the occupation of son to their fathers, son becomes accountant of an unskilled worker, occupational mobility of daughter becoming a professor of a daily wage worker. So intragenerational mobility में क्या होता है, हम लोग सेम इंडिविजुअल के लाइफ टाइम की बात करते हैं, राइट। वी टॉक अबाउट within same individuals. I got very bad cough and cold. इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल के लाइफ में कैसे मोबिलिटी हो रही है, दैट वी सी इन इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, ओके। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बाय कंपेयरिंग द ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स एट वन टाइम और मोर टाइम ऑफ अ पर्सन। सो यहाँ पर एनटीए ने भी ए आंसर दिया है, इट इज़ करेक्ट, ओके। जिन्होंने ए आंसर दिया है तुम लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। इसमें से कौन सा है जो फैमिली की फीचर्स है। इजी क्वेश्चन है गाइज, आई होप सबने ये आंसर सही दिया होगा। मैंने सब डिटेल में पढ़ाया है, क्वेश्चंस देखो कितने इजी ऊपर ऊपर से आए हैं, ठीक है। सो अगर डिटेल में पढ़ के जाओगे क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तुम लोग कर लोगे। प्रोक्रिएशन एक फीचर है, सोशलाइजेशन भी है, किनशिप भी है, मेरिट कोई फंक्शन नहीं है फैमिली का, राइट। और यहाँ पर जो आंसर दिया है वो दिया है इन्होंने ए, ओके। ये चीज़ याद रखना है, एनटीए का जो आंसर है वो ए है और बिल्कुल सही है। फैमिली जो है वो फंक्शनल होती है, दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ फंक्शन सोसाइटी में प्ले कर रही होती है, एंड दैट इज़ राइट। सो ए बी सी ई विल बी योर आंसर, मेरिट यहाँ पर नहीं होगा, ओके गाइज। सो ए यहाँ पर आंसर दिया है, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 4, लेबलिंग थ्योरी से क्वेश्चन है। लेबलिंग थ्योरी डायरेक्टली क्लेम्स दैट डेविएंस एंड कन्फर्मिटी रिजल्ट विद द फैक्ट as how other respond to those action. Reality is relative to political order. Individual behave positively helps to locate crime in a welfare state. So अगर हम लेबलिंग थ्योरी की बात करें, सो लेबलिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को लेबल कर देते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है, राइट। डेवियंस तभी डेविएंट कोई होगा जब हम उसे लेबल करेंगे अगर वो डेविएंट है, ठीक है। हर सोसाइटी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मान लो यहाँ पर किसी ने किसी को बोल दिया कि तुम चोर हो, ठीक है, तुमने चोरी की है तो तुम एक थीफ हो। तो अब ये थीफ वाला जो चीज़ है इससे आपने उसको लेबल कर दिया, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी ही बन गई कि वो एक थीफ है। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी ए, एज हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शंस। इसका मतलब क्या है, देखो हार्वर्ड बेकर की थ्योरी है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइज, आई होप यू रिमेंबर, हम लोगों ने पढ़ा है हार्वर्ड बेकर, इवन यूट्यूब पे भी पढ़ा है, राइट। सो हार्वर्ड बेकर की थ्योरी में वो क्या कहते हैं, दैट डेविएंस कोई इनहेरेंट चीज़ नहीं है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो सोशल रिएक्शन से आती है, राइट। हम एक दूसरे को लेबल करते हैं एंड दैट इज़ हाउ पीपल बिकम डेविएंस। अगर मैंने किसी को कह दिया दैट तुम चोर हो तो सोसाइटी उसको चोर कहने लगेगी, तो कहीं ना कहीं वो उसका क्या बन जाएगा, उसका लेबल हो जाएगा, राइट। उसके बिहेवियर पे वो लेबल लग जाएगा। दैट इज़ हाउ वी स्टडी इन लेबलिंग थ्योरी, आई होप यू गाइज रिमेंबर। सो यहाँ पर वी कैन से दैट deviance is
is not an inherent act. एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं हूँ गाइज, मैं बाहर हूँ, तो मैं किस कंडीशन में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ओनली आई नो, बट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल रिएक्शन, राइट. सो जो बिहेवियर है डेविएंट का वो तभी होगा जब हम उसे लेबल करेंगे, यानी सोसाइटी का रिस्पॉन्स आएगा उस पर, राइट. सो एज हाउ रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शन, राइट. सो यहाँ पर रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही है, और एनटीए ने भी यही आंसर दिया है. आई होप तुम लोगों ने भी यही टिक किया होगा. ओके. अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा इस तो तुम लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, बोल सकते हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, असर्शन रीजन क्वेश्चन है. असर्शन है दैट नॉर्म्स कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज. नॉर्म्स जो है वो रिफ्लेक्शन होते हैं वैल्यूज का, बिकॉज नॉर्म्स एसोसिएटेड विद हाइजीन इन द होम एंड पब्लिक प्लेस रिफ्लेक्ट अ कंसर्न फॉर हेल्दी लाइफ. सो अगर हम हेल्दी लाइफ की वैल्यूज़ को देखें तो हमें कुछ नॉर्म्स दिखाई देंगे, राइट. जो हमें हाइजीन के नॉर्म्स है जो फॉलो करने होते हैं, जैसे खाने से पहले हाथ धोना, राइट, या फिर टिश्यू से अपना फेस को साफ करना, ना कि हाथ से. सो हाइजीन पे जब हम हाइजीन के नॉर्म्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्दी लाइफ के वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट करते हैं. सो ये बिल्कुल सही है. द करेक्ट आंसर हेयर विल बी ए. ओके, मैंने ये ऐड भी किया है, मैंने एक एक क्वेश्चन पे गाइज रिसर्च किया है टू हैव दैट 100% श्योरिटी की एनटीए ने सही दिए हैं आंसर्स की नहीं. ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है. दिस इज़ फ्रॉम NIOS सोशोलॉजी. ओके, सो इफ़ यू गाइज वांट तुम लोग NIOS का मटेरियल भी देख सकते हो, वहाँ से भी देखो अब ये क्वेश्चन बना रहा है. इग्नू तो था ही, मैंने 2 साल से इग्नू कह कह के उसका इतना प्रचार कर डाला, पब्लिसिटी कर दी इग्नू की, बट नाउ इट्स टाइम टू डू पब्लिसिटी ऑफ NIOS. सो NIOS का मटेरियल है, और देखो यहाँ पे साफ लिखा है दैट नॉर्म्स कैन बी सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज. ओके, सो ये बिल्कुल सही है और सही इसका रीज़न भी था. ओके. ना क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर साल CUET PG में बहुत बार रिपीट हो चुका है, पता नहीं कितनी बार मैंने खुद कहा है कि ये रिपीट हुआ है, राइट. सो ये इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने सही किया होगा. द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, एंड एनटीए ने भी इसका बी ही आंसर दिया है. ठीक है. सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म. ओके, उसके बाद आता है एंशियंट सोसाइटी, एंड देन कम्स फ्यूडल सोसाइटी, एंड आफ्टर दैट कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के बाद आता है सोशलिज्म. सो ये मार्क्शियन स्टेजेस जो है एवोल्यूशन इन सोसाइटी हर साल आता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लिस्ट दी हुई है, वी हैव टू कनेक्ट देम. ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ. अगर मैं ये पेपर देती तो शायद मेरे 300 प्लस हो जाते, क्योंकि मैं क्या ही कर देती पेपर में, राइट. देखो, GH मीड जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के साथ जाएंगे, कार्ल मार्क्स जाएंगे बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के साथ, हेरोल्ड गार्फिंकर वी ऑल नो एथनोमेथोडोलॉजी सॉरी, एंड डेविस एंड मोर फंक्शनल पर्सपेक्टिव. सो यहाँ पर एनटीए ने करेक्ट आंसर बी दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज बी ओनली. सो हम लोग इसको सही मानेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. नाउ दिस क्वेश्चन इज हार्ड फॉर सम पीपल, इट कुड बी हार्ड, और ये मैंने बैच में नहीं पढ़ाया था. देखो मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मैंने ग्लोबलाइजेशन में रॉलेट रॉबर्टसन से चीज़ें नहीं ऐड की थी. सो तो 2027 का जो बैच होगा उसमें मैं इसके बारे में चीज़ें ऐड करूँगी और ज़्यादा अपने कोर्स को एनहांस करूँगी, राइट. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी. ओके, इस पर भी मैंने ऐड किया है चीज़ें. देखो सबसे पहले आएगा सी, दैट इज एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट, एनसीपेट स्टेज. ठीक है, एनसीपेट. देन डी आएगा, दैट इज टेक ऑफ स्टेज, एंड इसके बाद आएगा स्ट्रगल फॉर हेजेमनी. देन कम्स योर ई, दैट इज अनसर्टिनिटी, एंड लास्ट इज योर एंटागोनिज्म. ओके, सो मैंने देखो यहाँ पे ऐड भी कर दिया है. क्या है ये क्या नहीं, अभी हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे. आई विल श्योरली मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027. ओके, सो यहाँ पर देखो दिया भी है, और इस तरीके से ये जो स्टेजेस है उनको आप बोल सकते हैं. कभी जर्मिनल लिखा होगा, इंसिपेंट लिखा होगा, इसको हम लोग 1 पे ही कंसीडर करेंगे. इंसिपेंट टेक ऑफ, इसको हम लोग 2 पे कंसीडर करेंगे. अब देखो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह से हमें चीज़ों को मिलाना पड़ेगा. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन कहीं कहीं भी जैसे लिख देंगे, बट वो 5th स्टेज ही होगी. ओके गाइज, तो ये चीज़ याद रखना. Now, question number 9. Arrange the following steps of deductive reasoning in order. Steps of deductive reasoning क्या है? देखो मैंने बताया है that deductive reasoning में what we do is we go from general to specific, right?
फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, देखो जनरल टू स्पेसिफिक बोला है ना, तो अब यहाँ पे जनरल थ्योरीज तुम्हें दिख रहा है, एग्जिस्टिंग जनरल थ्योरीज, तो ई एक में ही है, सो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सो कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, राइट। सो सबसे पहले आ जाएगा एग्जिस्टिंग जनरल थ्योरीज, देन डी यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप्स, देन सी हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस, देन बी डेटा कलेक्शन एंड लास्ट में कंक्लूजन स्पेसिफिक। सो जनरल टू स्पेसिफिक मैंने बताया इजी क्वेश्चन था और एनटीए ने भी सही आंसर दिया है, ओके। Now, question number 10. Which of the following are types of suicide as mentioned by Emile Durkheim? Anomic, altruistic, egoistic, fatalistic, socialistic. What will be the correct answer? Easy question again. Types of suicide से भी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो इतना easy पूछा है guys. मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि थिंकर्स नहीं पढ़ने हैं CUET PG में, थिंकर्स से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत इजी, जो सबको पता है। अगर आप एक बेसिक बुक भी उठा के पढ़ोगे उतनी थिंकर की नॉलेज सब जगह होती है, इन डेप्थ कोई भी थिंकर आपको नहीं पढ़ना है, ओके। आई एम हैविंग वेरी बैड सिचुएशन, बैड कफ। नाउ देखो, अडोबिक, अल्ट्रिस्टिक, इगोइस्टिक, फेटलिस्टिक, सोशलिस्टिक करके तो कोई भी टाइप ऑफ सुसाइड नहीं है, सो ABCD विल बी योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर है और एनटीए ने भी यही दिया है, ओके। Now, question number 11. Arrange the following era and theories in chronological order. Now, ये question ऐसे questions हमेशा CUET PG देता है और ये questions बच्चों को confuse करते हैं, but I hope तुम लोगों को याद होगा emergence of sociology वाले topic में जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने एकदम chronology में slide wise सारी चीज़ें add की थी, और इसमें से सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है रेनेसा। सो ई सबसे पहले आ जाएगा, राइट। और देखो ई दो में है तो ये वाले दोनों ऑप्शंस कट कर देंगे। ई के बाद क्या आना चाहिए, तो मार्क्सिज्म ही है, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो बहुत बाद में आया है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिकॉज फर्स्ट इज रेनेसा, देन कम्स मार्क्सिज्म, देन कम्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड आफ्टर दैट कम्स ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद अभी जो रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है दैट इज डिजिटलाइजेशन। सो अगर देखो लास्ट भी देखो ना, ई वाले में तो दोनों ए दिए हुए हैं इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मार्क्सिज्म में कंफ्यूज किया है, सो इट इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव बाय एनटीए। द करेक्ट आंसर विल बी 3, बिल्कुल सही है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब इसमें दो बुक्स तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये होप सबको ही पता होगी, जो मैंने कई बार तुम लोगों के साथ डिस्कस भी की है। हर्बर्ट स्पेंसर की बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, एंड मेलिनोस्की की बुक है आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, राइट। सो सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, तो देखो सी का फोर्थ यहाँ पे है, डी का थर्ड यहाँ पे है, द करेक्ट आंसर विल बी ए। इजी क्वेश्चन, ओके। एनटीए ने भी सही दिया है। इवांस रिचार्ड की जो बुक है वो है विच क्राफ्ट एंड मैजिक अमंग अजाटे, एंड मार्गरेट मीड की बुक है कमिंग ऑफ सामोआ, ओके। Now, question number 13. Which of the following are not among 4 stages of socialization? इसमें से कौन सी 4 stages है socialization की जो नहीं है, not पूछा है, ठीक है। This question is from Sigmund Freud. मैंने ये पढ़ाया है theories of socialization में आप लोगों को। So, oral stage, edible stage, latency, aged, graying, adolescence. अगर तुम लोगों ने वो Sigmund Freud वाली theory पढ़ी है या बैच में जब मैंने पढ़ाई थी तो फोकस की थी, तो तुम लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर लिया होगा। एज एंड ग्रेग नहीं है कुछ भी, सो सी डी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी नॉट पूछा है, सो सेकेंड विल बी योर आंसर। सी डी नहीं होगा, ठीक है। ओरल स्टेज होता है, देन योर एडल्ट स्टेज होता है, फेलिक स्टेज होता है, फेलिक में ही एडिपल कॉम्प्लेक्स की बात होती है, राइट। और एडोलसेंस में कहीं कहीं पे जेनिटल भी लिख के आता है, ओके। So the correct answer here will be B, C and D is your correct answer. ये बिल्कुल भी इसमें नहीं आएगा, okay? Now question number 14. Assertion reason question है, ये भी easy है। देखो, education has led to empowerment of women because बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ is contributing for empowerment of educating women. ये बात बिल्कुल सही है कि education की वजह से women empowerment काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो स्कीम्स है वो एम्पावरमेंट करती है वुमेन्स को बाय एजुकेटिंग देम, सो दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। ए आंसर होगा, बिल्कुल सही है।
सो ये भी एनटीए ने सही आंसर दिया है, कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है। 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। देखो 15 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ थिंकर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट है। अब कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। वेबर आइडियल टाइप, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। अच्छा, आइडियल टाइप पे मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बना चुकी हूँ, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे मैं इस बार बनाऊंगी, ठीक है। आर.के. बर्टन टॉक्स इन डेवियंस थ्योरी में हम लोग आर.के. बर्टन को पढ़ते हैं। मैंने तो बहुत इन डेप्थ बैच में डेवियस की थ्योरीज पढ़ाई थी, बट इन्होंने देखो क्या क्वेश्चन किया है वहाँ से। एल्थोरिक इडिस को हम लोग हाई मॉडर्निटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी। सी आंसर सही होगा, और एनटीए ने भी सी ही दिया है, तो इट्स करेक्ट। ओके, now question number 16, which among the following denotes anticipatory socialization? Anticipatory socialization पे क्वेश्चन आ गया है, और देखो क्या है, कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं और कुछ कोड्स दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस पहले बहुत ज़्यादा ये लोग पूछते थे, बट आई थिंक इस बार के पेपर में इन्होंने बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, हार्डली 4-5 क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं, राइट। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में देखो क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन एंटिसिपेट देयर रोल मॉडल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पर कीवर्ड ही दे दिया एंटिसिपेट, तो ये तो सही हो जाएगा। कैरियरिस्ट एंटिसिपेट प्रमोशंस बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम सीनियर, तो ये भी सही है, क्योंकि ये एंटिसिपेट कर रहा है अपना जो प्रमोशन है, राइट। नाउ चिल्ड्रन अस्क्राइब देयर फैमिली नेम, सो यहाँ पर किसी तरह का कोई एंटिसिपेशन नहीं हो रहा है, सो ये गलत हो जाएगा, ये इसका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। चिल्ड्रन एंटिसिपेटिंग पैरेंटहुड बाय ऑब्जर्विंग देयर पेरेंट्स एज रोल मॉडल्स, ये भी सही है। चिल्ड्रन जो है वो अपना जो बिहेवियर है पेरेंट्स का, उसको ऑब्जर्व करके चीज़ें करते हैं, उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, राइट, उन्हीं को एंटिसिपेट करके चीज़ें करते हैं, सो ये भी सही हो जाएगा। प्रोफेशनल अचीव हायर प्रमोशंस बाय टैलेंट, अब यहाँ पर किसी तरह का कोई एंटिसिपेशन वर्ड नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा। अब देखो कितना ईजी था, अगर नहीं भी पता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, फिर भी तुम लोग देख सकते हो सी और डी में एंटिसिपेशन यूज़ ही नहीं किया। easiest question, राइट। द करेक्ट आंसर इज ए। आई डोंट नो कौन ये क्वेश्चंस बना रहा है इतने इजी। अब मुझे भी टेस्ट सीरीज में इजी क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे शायद, बिकॉज एनटीए का लेवल तो गिर चुका है ना। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, दोज स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू दिस, कि किस तरह का पेपर आया था और किस लेवल की वो लोग तैयारी करके गए थे, राइट। Now, question number 17 देखो, the behavior of man like the behavior of matter can be objectively measured. यहाँ पर objectively is the main keyword. पॉजिटिविज्म, काल्विनिस्ट, प्रोटेस्टेंटिज्म, बिहेवियरिज्म, जिन लोगों ने पॉजिटिविस्ट टिक किया, वेरी गुड, सही आंसर पॉजिटिविस्ट ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव, ये सब हम लोग पॉजिटिविज्म में देखते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, एंड ये भी एनटीए ने सही दिया है। Now, question number 18, which of the following are characteristics of capitalist economy? Capitalist economy के features इन्होंने पूछ लिए, so those students जिन्होंने capitalism के feature पढ़े थे, मैंने feature PDF दिया था एक बैच में, I hope you guys remember। मैं हमेशा कहती हूँ हर टॉपिक के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के, और ये सब रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लिख दिया, ये लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी लिख सकते थे, राइट। सो इस तरीके से चेंज होता है, बट कैपिटलिज्म के जो अगर फीचर आपने पढ़ लिए तो आप ये सब कर लोगे, राइट। देखो, लेबर पावर एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल लॉर्ड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बार्टर सिस्टम, सॉरी बार्टर एक्सचेंज, या फिर प्रॉफिट जनरेशन। सो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, फ्यूडल लॉर्ड नहीं होगा और ना ही बार्टर एक्सचेंज होगा, क्योंकि ये दोनों तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के पार्ट हो जाएंगे ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, राइट। फ्यूडल लॉर्ड्स फ्यूडलिज्म में आएंगे, और बार्टर सिस्टम होता है एक मॉनेटरी एक्सचेंज, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी। ए सी ई सही है, बाकी के बी और डी जो है वो गलत है, और एनटीए ने भी ये बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेट्रीलिनियल सोसाइटी, इसमें से कौन सी मेट्रीलिनियल सोसाइटी रही है? खासी, जैंटिया, नायर्स एंड गुज्जर्स। सो गुज्जर्स आर नॉट मेट्रीलिनियल, वी ऑल नो। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मे बी बहुत से स्टूडेंट्स ने ये नहीं करा होगा, बट खासी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और नायर, ये दो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मैंने ये कराया है, ठीक है, कि ये मेट्रीलिनियल है। सो प्लीज रिमेंबर, गुज्जर्स जो है वो पेट्रीलिनियल पेस्टोरल कम्युनिटी है। ओके, ईजीएस्ट क्वेश्चन, ड्रामाटर्जिकल एनोलॉजी इसमें से किसका है? देखो कितना इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, राइट। पिट्रिप सोरोकिन, चार्ल्स डार्विन, एर्विंग गॉफमैन, थॉमस लुकमैन। द करेक्ट आंसर इज एर्विंग गॉफमैन। आई होप सबने ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया होगा, बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 21,
असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है कि अ लेबल डिफाइंस एन इंडिविजुअल एज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन एंड इज नॉट न्यूट्रल बिकॉज लेबलिंग ऑफ इट colors all the other statuses possessed by an individual and largely supports negative perspective against people। बिल्कुल सही है ये। एक लेबल क्या होता है, जब हम किसी भी इंडिविजुअल को उस तरीके से लेबल कर देते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो किसी ने एक बार चोरी की है, ठीक है, और मैंने उसको चोर लेबल कर दिया, तो चाहे वो कितना भी कुछ भी करे, एक बार सोसाइटी ने उसको ये लेबल दे दिया है चोरी का, तो उसको चोर के नाम से ही जानेंगे, राइट। सो ये क्या करता है, ये एक मास्टर स्टेटस का रूप ले लेता है, राइट। जो भी लेबल हम करेंगे वो डोमिनेट करेगा। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेबलिंग ऑफ इट कलर्स ऑल द अदर स्टेटसेस, यानी जो भी आपके अलग स्टेटसेस है वो कलर हो जाएंगे, बट जो आपको सोसाइटी ने बोल दिया है, निगेटिव पर्सपेक्टिव बता दिया है, वही सब लोग सपोर्ट करेंगे, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए, और एनटीए ने भी ए ही आंसर दिया है, सो इट इज़ करेक्ट। ओके, लेबलिंग थ्योरी से 2 क्वेश्चन आए थे, दैट मीन्स कि जितना भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द एवोल्यूशन इन Now, question number 22, arrange the following as per the evolution in chronological order। So यहाँ पर हमें chronology में evolution के societies बताने हैं। So सबसे पहले कौन सी सोसाइटी आएगी और सबसे बाद में कौन सी सोसाइटी आएगी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले जो सोसाइटी आएगी वो कौन सी होगी, हंटिंग गैदरिंग, राइट। सो फर्स्ट नंबर पे वी विल हैव हंटिंग गैदरिंग। सो सी देखो एक में ही है, सो ये कितना ईजी क्वेश्चन है, राइट। पेस्टोरल आएगा उसके बाद, देन आएगा एग्रेरियन, देन इंडस्ट्रियल एंड देन पोस्ट इंडस्ट्रियल, राइट। इजी क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एनटीए ने भी बिल्कुल सही दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, द स्प्रेडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जब कल्चरल ट्रेड्स जो है वो स्प्रेड होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्रैक्शन या फिर कल्चरल रिफ्रैक्शन। द करेक्ट आंसर इज ए। इतना इजी क्वेश्चन है गाइज, मतलब कल्चर के टॉपिक से एटलीस्ट ये लोग टफ क्वेश्चन बना सकते थे, बट दे चोज नॉट टू। और ये वाले जो टर्म्स हैं ये तो मैंने आपको कभी पढ़ाए ही नहीं। आई होप जिन्होंने बैच ज्वाइन किया था, यू गाइज रिमेंबर दी कल्चर क्लास, वहाँ पे ये सारी बातें हमने की ही नहीं थी, राइट। रिफ्यूजन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब हम लोग सोशोलॉजी में नहीं देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीजन के काफ़ी क्वेश्चन इस बार दिए हैं एनटीए ने, विच इज़ गुड। मार्क्सियन थ्योरी हेल्प्स टू फैसिलिटेट फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट टू क्लास स्ट्रगल। क्या मार्क्सियन थ्योरी जो है वो फंक्शनल व्यू देता है हमें क्लास स्ट्रगल का, तो नहीं, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट। मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, आई होप यू गाइज रिमेंबर, तो ये गलत हो जाएगा। स्ट्रैटिफिकेशन की आई थिंक क्लास में मैंने ये सब पढ़ाया था। रीजन, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी डज हेल्प टू एक्सप्लेन क्लास स्ट्रगल, तो ये बिल्कुल सही है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी आई थिंक इट इज़ 4, येस इट इज़ डी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। सो एनटीए ने भी यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, विच इज़ करेक्ट। ओके, now question number 25, which among the following are used in analysis of quantitative data in social research। इसमें से कौन सा है जो quantitative data है social research का, easy question है। देखो, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसमें क्वालिटेटिव डेटा यूज़ करेंगे, राइट। इट गिव्स अस क्वालिटेटिव डेटा जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करेंगे। आर्काइवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यहाँ पर भी हम लोग क्वालिटेटिव यूज़ करेंगे, राइट, मेथड्स, और ये क्वालिटेटिव डेटा प्रोवाइड करेगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टैब्यूलेशन ऑफ डेटा, ये सारा क्वांटिटेटिव में आएगा। सो सी डी ई विल बी योर करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी, और एनटीए ने भी बिल्कुल सही दिया है। ओके, सो 25 क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ, एंड अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन गाइस मुझे नहीं मिला है जो लगे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। थोड़ा भी जिसने सिंसियरली पढ़ा होगा, स्पेशली मेरा कोर्स अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे। Now, question number 26. Who among the following is of the view that socialization is working against our natural inclination and drives? E. Lemart, Sigmund Freud, Saint Simon या फिर J.L. Morano? What will be the correct answer? So natural inclination and drives यहाँ पे जो है वो है हमारा कीवर्ड, एंड वी ऑल नो दैट सिगमंड फ्रॉइड की जो हम लोग सोशलाइजेशन की थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पर ये सारी बात करते हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, राइट। कैसे जो सोशलाइजेशन है वो हमें कंट्रोल करता है, हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव्स को रिस्ट्रेन करता है, राइट। अच्छा, जेएल मोरानो तो यहाँ पे नहीं आएंगे बिल्कुल भी, ही टॉक्स अबाउट सोशियोमेट्री, राइट।
एंड सेंट साइमन एंड ई लेमार्ट, ये सब लोग भी नहीं आएंगे। लेमार्ट को हम लोग डेवियंस में पढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर से भी कुछ इजी क्वेश्चंस आए हैं गाइस। सो दिस टाइम व्हाट आई विल डू इज आई विल श्योरली फॉर 2027 स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं मैक्स वेबर की और जो भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, मैंने हमेशा कहा है 5 थिंकर है जो CUET PG पूछता है। कौन कौन से है वो? कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर एंड ऑगस्ट कोन, हर्बर्ट स्पेंसर। इसके अलावा जो क्लासिकल है जैसे कि विल्फ्रेडो परेटो मैं पढ़ाती हूँ, इंडियन थिंकर्स कुछ है वो मैं पढ़ाती हूँ, वो सब भी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया चाहिए, यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ, ओके। ये मैं हमेशा कहती हूँ, स्टूडेंट्स PhD करने लगते हैं बट वो नहीं करना है, ओके। नाउ यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैक्स वेबर का नहीं है? इजीएस्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज 3, बिकॉज मैकेनिकल सॉलिडारिटी जो है वो तो एमाइल डर्कहाइम का है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ऑथर एंड बुक्स है एंड वी हैव टू कनेक्ट। यहाँ पर एक बुक है जो बहुत इजी है, दैट इज विलियम फुटवाइट का स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ये मैंने कितनी बार कराया है, नेट पे ये कितनी बार आया है। सो सी का सेकंड देखो किस में है, सी का सेकंड एक में ही है, सो यहाँ से एक ही करके आप लोग कर सकते थे। सो फर्स्ट वाले का हो जाएगा मिडिल टाउन, देन वार्नर की बुक हो जाएगी इट इज़ यंकी सिटी, और रॉबर्ट डाल का न्यू हेवन, ओके। सो आई होप दैट सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत इतने टफ पेपर मुझे अभी तक नहीं लगा है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज द फॉलोइंग थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द कॉन्ट्रीब्यूशन। सो कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वी हैव टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वी हैव टू डू द थिंकर्स। देखो, जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग ना लिखा हो तो ऑलवेज गो विद द असेंडिंग, यानी सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन आया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आए थे ऑगस्ट कोंत, राइट। सो फर्स्ट नंबर पे हम लोग ऑगस्ट कोंत को रखेंगे। अब देखो बी एक में ही है, सो दिस इज मेकिंग दिस क्वेश्चन वेरी इजी। एवरीबडी नो कि ऑगस्ट कोंत इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो सबसे पहले वही आए होंगे, राइट। कार्ल मार्क्स नंबर 2 पे आएंगे, एंड देन आएंगे मैक्स वेबर, एंड उसके बाद एरविन गॉफमैन एंड देन एंथोनी गिडन्स। नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द थिंकर्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। DOB पे आपको फोकस करना है क्योंकि यही सब क्वेश्चंस है जो इससे सॉल्व होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ऑगस्ट कोंत की बात करें तो ऑगस्ट कोंत का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 1798, सो ये सबसे पहले आ गए, ठीक है। इसके बाद आएंगे मार्क्स, एंड मार्क्स का है 1818। सो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी तुम लोग कर पाओ, राइट। वेबर, वेबर का ईयर है 1864, एंड आफ्टर दैट कम्स गॉफमैन। गॉफमैन का बॉन्ड हुआ था 1922 में, ठीक है। तो ऐसे थिंकर्स के आपको एक ओवरऑल आइडिया ज़रूर रखना है, ओके। गिडन्स तो अभी भी है, ही इज स्टिल अलाइव, तो सबसे लास्ट में आएंगे वो 1938 बॉन्ड है, ठीक है, ही इज स्टिल अलाइव, ओके। सो DOB के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। मैंने अपने बैच में, आई होप स्टूडेंट्स को याद होगा, मैंने एक चार्ट दिया था जहाँ पे सबके डेट ऑफ बर्थ लिखे थे और पूरा प्रॉपरली दिया हुआ था कि कौन सा थिंकर कहाँ पे आएगा, राइट। फर्स्ट सेकेंड क्लास में मैंने वो शुरू में ही पढ़ा दिया था। तो ये सारे क्वेश्चंस इन सब नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 30 इज अगेन वेरी इजी, फीचर ऑफ कास्ट। फीचर ऑफ कास्ट से शायद 2 क्वेश्चन आए हैं इस बार। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी अस्क्रिप्शन। कास्ट जो होती है वो बॉर्न स्टेटस होता है, यानी वी आर बॉर्न इनटू अ कास्ट, सो इट इज़ अ अस्क्राइब स्टेटस, तो अस्क्रिप्शन होगा। इंडस्ट्री, गेरेंटोक्रेसी, जेंडर, ये सब नहीं आएगा कास्ट में, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, NTA ने सही दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन। इसमें से कौन सा है जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन में नहीं आएगा? एलियनेशन फ्रॉम रिलीजियस एक्ट्स, alienation from cosmos, alienation from self, the product of his labor and acts of production. So A और B जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएंगे। रिलीजियस एक्ट और कॉस्मॉस की बात कार्ल मार्क्स नहीं करते हैं, सो A एंड B विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड ये NTA ने बिल्कुल सही मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द राइटिंग्स ऑफ दरखाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बुक्स बतानी है। मैंने आपको बताया 5 थिंकर जो इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कोंत, एमाइल दरखाइम, मैक्स वेबर एंड योर कार्ल मार्क्स,
ओके। ये सारे 5 थिंकर्स जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उन पे आपको फोकस करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो अगर, तो ये सारी बुक्स सबको पता है, सबने एटलीस्ट इतना तो आइडिया लिया ही है अब तक कि दरखाइम की कौन कौन सी बुक है। ये वाली बुक जो है स्टूडेंट सोचेंगे कि ये नहीं है, बट कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आफ्टर अ थिंकर इज़ आफ्टर थिंकर डाइड, उसके बाद वो बुक्स पब्लिश होती है, ठीक है। तो अब ये वाली बुक जो है ये एमाइल दरखाइम के बहुत डेथ के बहुत बाद ये आई है। सो सबसे लास्ट पे ये आएगी। अब देखो सबसे लास्ट में एक में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही ट्रिक थी जो लगानी थी, एनटीए ने थोड़ा सा इजी कर दिया था इसको, राइट। सबसे पहली बुक जो है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, देन रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मैथड, देन सुसाइड, देन एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एंड सबसे लास्ट में आएगी अदर राइटिंग वाली बुक, एंड ये क्योंकि लेटर कंपाइल की गई थी, ओके। Now, question number 33. Patterns of unequal access to social resources are commonly called as what? Pre-assumption, assumption, inequality, equality. What will be the correct answer? इजी क्वेश्चन है, मैंने ये सब पढ़ाया है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इक्विटी, ये सब एग्जाम में आता है, सारे ही कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सो अनइक्वल एक्सेस अगर है आपको सोशल रिसोर्सेज का, तो हम उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। सोसाइटी में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, किसी के पास जो है रिसोर्सेज का एक्सेस है और किसी के पास नहीं, so that makes inequality, right? So C will be your correct answer, and NTA ने भी ये सही दिया है। Now question number 34, रीजन एंड असर्शन। तो असर्शन है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल क्लास हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पीपल्स लाइफ चांसेस, देयर अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉस्पेक्ट। सोशल क्लास के बारे में इन्होंने बोला है कि कैसे सोशल क्लास जो होती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है लाइफ चांसेस पे, उनकी अपॉर्चुनिटी पे, लाइफ में वो क्या करते हैं उस पे, बिकॉज कैपिटलिज्म में देयर इज़ अ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास ना। रीज़न जो है वो बात कर रहा है मार्क्स के स्टेटमेंट की, राइट, नॉट वेबर। सो ये जो रीज़न है ये स्टेटमेंट सही है, बट ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का सही रीज़न नहीं है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी बी, बोथ आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। और ये एनटीए ने सही मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 35, इजी क्वेश्चन, जेंडर परफॉर्मिटी। जेंडर परफॉर्मिटी किसका है? वी ऑल नो इट इज़ जूडिथ बटलर। सो वी ऑल नो दैट जूडिथ बटलर की इंपॉर्टेंट बुक है जेंडर ट्रबल, जिसमें वो कहती हैं दैट जेंडर इज़ नॉट समथिंग वन इज़ बट समथिंग व्हाट वन डज, यानी कि हम क्या करते हैं दैट डिफाइंस आवर जेंडर, ओके। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ दीज फैक्टर इज़ नॉट कॉमनली पार्ट ऑफ फैमिली फाउंड इन ऑल सोसाइटी। इसमें से कौन सा है जो फैमिली का पार्ट नहीं होगा? अगेन इजी क्वेश्चन है। अ सोशल इंस्टीट्यूशन, को हैबिटेशन, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, हाइट ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा क्या है जो ऑड वन आउट है? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डी। ये सब इजी क्वेश्चन है गाइस। तो 36 क्वेश्चन में से गाइस अभी तक सिर्फ एक ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, अदरवाइज 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ईजी थे, राइट। आई होप दैट जितने भी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा था सब लोग ये सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 37, थिंकर एंड आइडिया। देखो कार्ल मार्क्स का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एलियनेशन, वी ऑल नो। एमाइल दरखाइम बात करते हैं नूमी की, वेबर बात करते हैं वर्स्टीहेड की, एंड मेलानोस्की को हम लोग रखेंगे फंक्शनलिज्म में, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए। आई होप सबने ये वाला आंसर भी सही किया होगा। पेपर बहुत ही ईजी था, बार बार मुझे तो यही लग रहा है, अभी तक मुझे कोई भी टफ ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला सिवाय एक के ना। क्वेश्चन नंबर 38, अगेन इजी क्वेश्चन। लास्ट ईयर या उससे पहले किसी पेपर में इन्होंने एजील मॉडल पे क्वेश्चन पूछा था, और इस बार देखो इन्होंने पैटर्न वेरिएबल से पूछ लिया, यानी टेलकट पार्सन के कुछ कुछ टॉपिक से लोग पूछ रहे हैं। सो ही बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ओके। इनको हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट बैच में। द करेक्ट आंसर विल बी 2, पैटर्न वेरिएबल इनका है। वी ऑल नो पैटर्न वेरिएबल से 2 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, अभी एक और आएगा। अच्छा ये देखो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे इन्होंने, बट ईजी पूछे हैं, ठीक है। अजील मॉडल, मार्क्सिज्म, वर्ड सिस्टम थ्योरी, इनलाइटनमेंट फिलोसफीज, इको फेमिनिज्म। नाउ यू ऑल नो दैट इनलाइटनमेंट फिलोसफी जो है वो पहले आएगा, राइट, क्योंकि इनलाइटनमेंट फिलोसफी जो है वो 17-18 सेंचुरी वाला है, राइट। सो ये तो पहले ही आएगा। सो कोड्स देखते हैं, डी इन दोनों में है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। इसके बाद आएगा मार्क्सिज्म, क्योंकि मार्क्सिज्म जो है वो 1950s, ओ नो नो नो, आई एम सॉरी बट इट इज़ 19th सेंचुरी, राइट। सो 19th सेंचुरी में हम लोग मार्क्सिज्म को रख सकते हैं। इसके बाद लेटर मिड 90s में आता है अजील मॉडल, 1950s में, ठीक है, विच इज़ बाई टेलकट पार्सन। सो डी बी ए। सो यहाँ पर देखो 3 वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा।
अच्छा, इस क्वेश्चन में काफ़ी डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे भेज रहे थे, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द डाउट। एजील मॉडल 1950s में आया है, चैट जीपीटी के भरोसे मत जाओ, वो गलत बताता है। वर्ड सिस्टम थ्योरी 1970s में है, ठीक है। और इको फेमिनिज्म बहुत बाद में आया, यानी 1974 में तो ये कॉइन ही हुआ है, ठीक है। तो डेवलप सोचो कितने टाइम में हुआ होगा, राइट। सो ई लास्ट में होगा, और एनटीए ने भी सी ऑप्शन दिया है, सो इट इज़ करेक्ट, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ एक्शन बाय वेबर। इसमें से कौन से टाइप ऑफ एक्शन है जो कि वेबर के हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा होगा, तुम लोग सब लोग कमेंट में मुझे बताओ। इफेक्टिव एक्शन, कोअर्सिव एक्शन, ट्रेडिशनल एक्शन, डिफिनेटिव एक्शन, रैशनल लीगल एक्शन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is B. A, C and E is correct. कोअर्सिव एक्शन की बात मैक्स वेबर नहीं करते हैं, ना ही डेफिनेटिव एक्शन की करते हैं। ही टॉक्स अबाउट इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, वैल्यू रैशनल एक्शन एंड इफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल एक्शन, राइट। सो ये ही है चार जिसपे ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अगेन ईजीएस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? ऑगस्ट कोंत के 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि ट्राइबलिज्म नहीं आएगा। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, एंड एनटीए ने भी सही दिया है। सो एनटीए ने इस बार क्वेश्चन इतने इजी रखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ मुझे लग रहा है इस बार जा सकती है, बट हम लोग 75 क्वेश्चंस तक देखेंगे, देन ओनली आई कैन टेल यू, ओके। मे बी कट ऑफ पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि पोल मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है। आई होप तुम लोगों ने उस पोल में अपना जो भी स्कोर है वो मेंशन कर दिया होगा, राइट। Now, question number 42, intergenerational mobility refers to social mobility within a single generation, because an unskilled worker 10 years later can be employed as an accountant after receiving good education. So, यहाँ पर intergenerational की बात हो रही है, ये गलत हो जाएगा। intragenerational में हम लोग किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और इसके अलावा रीज़न जो है वो सही है, क्योंकि कोई भी अनस्किल्ड वर्कर अगर 10 साल बाद अकाउंटेंट बन जाता है विद गुड एजुकेशन, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, राइट। सो आर वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए इज़ नॉट करेक्ट बट आर इज़ करेक्ट, ओके। आई होप सबने यही टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट स्टेजेस इन फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। इसमें से कौन सा है जो फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च का स्टेप नहीं है? इजी क्वेश्चन है। बिलीफ इन मिथ, एनालिसिस ऑफ डेटा, रिपोर्ट राइटिंग, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड स्पेक्यूलेटिव एनालिसिस। सो वी ऑल नो मिथ की कोई बात यहाँ पे नहीं होती है, स्पेक्यूलेशन, अनुमान लगाना, ये सब इसमें नहीं होता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, सी। अच्छा, नॉट पूछा है तो ए एंड ई विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी हो जाएगा। आई होप सबने डी इसका आंसर दिया होगा, एनटीए ने सही आंसर दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। अब देखो, सोशल मूवमेंट पे मैंने ऑलरेडी 5 मिनट का क्लास ले रखा है, और टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया है और फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट से भी क्वेश्चन आया है, और दोनों ही मैंने चैनल पे पढ़ा रखे हैं इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। सो किसी ने भी अगर वो वीडियो देखा होगा ना, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ईजी होगा। तो देखो क्या है, इसमें से कौन सा है जो फीचर नहीं है? शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन, सेल्फ ओरिएंटेशन टू ब्रिंग सोशल चेंज। अब अगर हम एक सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे सेल्फ ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, राइट। हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, उससे क्या मतलब, राइट। सो सेल्फ ओरिएंटेशन यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी सारे सही है। शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, कलेक्टिव एक्शन होता है, सब मिल के एक्शन लेते हैं, ना कि सेल्फ एक अकेला एक्शन लेता है, राइट। सो सोशल मूवमेंट पे सेल्फ ओरिएंटेशन नहीं आएगा। Now, question number 45. The foundation of labeling view of deviance was first established by by whom in social pathology. अब social pathology book जो है ना, ये मैंने लेबलिंग वाले क्लास में कहीं पर तो मेंशन की थी, ठीक है। तो जिन्होंने देखा होगा वो क्लास, आई थिंक यूट्यूब पे ही मैंने वो कराया था, तो जिन्होंने देखा होगा मैराथन वगैरह, उनको ये आता होगा। हार्वर्ड बेकर, ई लेमार्ट, थॉमस एरविन गॉफमैन। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। एनटीए ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च मैथड इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। इसमें से कौन सा है जो एक रिसर्च मैथड नहीं है? इंटरव्यू, प्रिडिक्शन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर। अब देखो,
3 बार हम लोग स्पेक्यूलेशन ये सब देख चुके हैं, राइट। अब सोशोलॉजिकल रिसर्च में हम लोग प्रिडिक्शन तो नहीं करते हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है यहाँ पे, सो प्रिडिक्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जिन्होंने 2 आंसर दिया है, वेरी गुड, ईजी क्वेश्चन है, आई होप सबने ही सही किया होगा। अगर आपने ये सब क्वेश्चन गाइस गलत किए हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं, बट आई एम बीइंग वेरी रियल। अगर क्वेश्चन टफ होगा तो भाई मैं बोलूँगी कि क्वेश्चन टफ है, राइट। क्वेश्चन ईजी है तो फिर मैं बोलूँगी क्वेश्चन ईजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। द लॉजिक ऑफ एंडोगेमी इज व्हाट? सोशल बैकग्राउंड ऑफ सेम सेक्स, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फैमिलीज, मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ सेम सोशल कैटेगरी, या फिर मैरिज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल कैटेगरी। मैं हमेशा कहती हूँ एंडोगेमी को लर्न करने का एक ही कीवर्ड है, दैट इज विद इन ग्रुप, राइट। आप सेम ग्रुप, अपने ही ग्रुप में आपको शादी करना पड़ेगा। अब वो सेम कास्ट हो सकती है, ठीक है, सेम क्लास हो सकती है, राइट, सेम ट्राइब हो सकती है, कोई भी ग्रुप कम्युनिटी हो सकती है। सो सेम सोशल कैटेगरी में आपको शादी करना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सी। इस लॉजिक के साथ ये सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोशल कैटेगरी में तुम लोग ये मत कह देना कि मैम सेम सोशल कैटेगरी में तो सेक्स भी आ जाएगा, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ओके। सो प्लीज़ रिमेंबर, एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन ग्रुप, यानी सेम ग्रुप में सेम सोशल कैटेगरी में आपको शादी करना पड़ेगा, ओके। विद दैट लॉजिक दिस क्वेश्चन इज दिस आंसर इज करेक्ट, ओके। एनटीए ने भी 3 ऑप्शन दिया है, इट्स करेक्ट। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक 48 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसको चैलेंज करना चाहिए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन मर्टन्स एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू डेविएंस? इसमें से कौन सा है जो मर्टन के एनालिसिस में हमें नहीं देखने को मिलता है जब हम लोग इनकी डेविएंस थ्योरी पढ़ते हैं, स्ट्रेन थ्योरी? डिलिंक्वेंसी, रेबेलियन, रिट्रीट इज अ मार्केट सिचुएशन। आई होप सबने ये क्वेश्चन किया होगा। मार्केट सिचुएशन मैंने वेबर की क्लास में, स्ट्रैटिफिकेशन की क्लास में, बैच में पढ़ाया था। आई होप यू गाइज रिमेंबर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मार्केट सिचुएशन इज नॉट बाय रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट के मर्टन, इट इज बाय वेबर, ओके, प्लीज रिमेंबर। Question number 49. M.N. Srinivas conducted a village study for the caste in India, which using which of the following concept? Easy. M.N. Srinivas का कौन सा concept है? It is संस्कृताइजेशन, right? So easy है ये भी। I hope सबने सही किया होगा, इंडिया ने सही आंसर दिया है। Now question number 50. Which of the following are not work of एमाइल दरखाइम? इसमें से कौन सा वर्क है जो एमाइल दरखाइम का नहीं है? इजी क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड सोसाइटी इनका वर्क नहीं है, क्लास इक्वालिटी, पॉलिटिकल ऑर्डर ये भी इनका वर्क नहीं है। सो पांचों थिंकर के गाइस वर्क्स तुम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027 एग्जाम और 2028 एग्जाम, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप देने वाले हो, उसमें थिंकर्स के बुक्स आपको पढ़ने हैं। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन या वर्क कौन सा है कौन सा नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड ई। सो ए और ई, सॉरी बी और ई, तबीयत खराब होने की वजह से मुझे दिख भी नहीं रहा है। बी और ई इज द करेक्ट आंसर, ओके। एनटीए ने सही दिया है, इट इज डी। सो 50 क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ एंड आई होप तुम लोगों के स्कोर्स अच्छे रहे होंगे, स्पेशली जिन्होंने मेहनत की है उनके। ना क्वेश्चन नंबर 51, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसकी क्वेश्चन आईडी तुम लोग देख लो अच्छे से, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आई थिंक डाउटफुल। क्यों है ऐसा, देखो मे बी ये ड्रॉप भी हो। अब यहाँ पर इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया है ना, वो दिया है बी, ठीक है। दिस इज गिवन बाय एनटीए, ओके। मैं लिख देती हूँ सो दैट आई एम नॉट फॉरगेटिंग आफ्टर 1 ईयर। सो एनटीए ने ये दिया है, क्या दिया है एनटीए ने, देखो पहले हम लोग सबके ईयर्स लिख लेते हैं, ठीक है। देखो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2020 को, सॉरी 2000 में, ठीक है, नॉट 20 इट इज़ 2000, ठीक है। मिज़ोरम कब बना था? फॉर्मेशन ऑफ मिज़ोरम वाज इन 1972, ओके, इसकी हमें डेट नहीं याद रखनी है। झारखंड बना था 2000, 15 नवंबर 2000। क्यों मैंने देखो डेट बताई, क्योंकि ये दो जो है ना ये सेम ईयर के हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं वो था क्वेश्चन। अब देखो नागालैंड बना था 1963 में, ओके, एंड तेलंगाना तो अभी बना है, रिसेंट है, इट इज़ 2014। तो सबसे लास्ट में आएगा ई। अब देखो इसमें तीनों में ई है, ठीक है, ये वाला तो काट ही दो। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? नागालैंड 1963। सो यहाँ पर देखो डी है सबसे पहले और ई है सबसे बाद में। देन आता है बी यानी मिज़ोरम, 1963 के बाद 1972। अब इसके बाद इन्होंने झारखंड रख दिया, देन उत्तराखंड, जबकि यहाँ पे सी ए होना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो सी ए होना चाहिए यहाँ पे, या फिर इन्होंने ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया है।
ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है देखो कि नेट ये लॉजिक लगा दे कि हम ईयर को कंसीडर ही नहीं करेंगे, दोनों ही 2000 है, तो चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो बात एक ही है। ये वाला लॉजिक अगर इन्होंने अप्लाई कर दिया तो मतलब क्वेश्चन नहीं चैलेंज हो पाएगा, ठीक है। बट अगर इन्होंने कॉन्शियसली इस डेट को कंसीडर करके करा है तो ये क्वेश्चन गलत है। नाउ आई एम लीविंग दिस टू यू गाइज। अगर तुमको लगता है कि ये लॉजिक से ये कर सकते हैं तो भाई अपने पैसे मत बर्बाद करो, ठीक है, मत इसको चैलेंज करो। एक क्वेश्चन है, जिसने टिक किया होगा बी उसको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये गलत है तो तुम लोग इसका प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। इसके डेट की स्क्रीनशॉट लगा के एंड उसका प्रूफ तुम लोग चैलेंज लगा के कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी ध्यान रखना 804 है, ठीक है। यही वाला एक क्वेश्चन है जिसमें मुझे लगा कि चैलेंज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेट, दैट इज 9 नवंबर एंड 15 नवंबर। तो इन्होंने CA लिखा है, इन्होंने झारखंड को पहले लिख दिया जबकि उत्तराखंड पहले होना चाहिए था, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो तुम लोग देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 52, अगेन इजी क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चंस पे मैं नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगी क्योंकि ये बहुत इजी है। एमाइल दरखाइम को हम लोग रखेंगे फंक्शनलिज्म में, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ऑगस्ट कोंत पॉजिटिविज्म, इंटरैक्शनिज्म, GH मीट। सो द करेक्ट आंसर विल बी C, और NTA ने भी इसका सही आंसर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सोशल रिसर्च। इसमें कौन सा है जो एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट में आएगा? Informal content analysis, performatory analysis, thematic analysis, oral communication. So here the correct answer guys will be 3, that is thematic analysis, जहाँ पे हम लोग पैटर्न्स, थीम्स, टेक्स्ट के मीनिंग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसका हम लोग थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर NTA ने सही आंसर दिया है। Now, question number 54. Given below are two statements. Assertion reason question again. देखो, colonizers regarded non-whites as inferior. This made it easier to exploit them because during colonialism, the racist theorists supported slavery, seen as dehumanizing non-white people. सो कोलोनाइजर्स जो थे वो नॉन वाइट पीपल को इन्फीरियर रिगार्ड करते थे, ठीक है, उनको इन्फीरियर मानते थे जो लोग वाइट नहीं होते थे, और उनको इस बेसिस पे वो लोग एक्सप्लॉइट भी करते थे क्योंकि कोलोनिज्म के टाइम पे रेसिस्ट थ्योरी जो थी वो स्लेवरी को सपोर्ट करती थी, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग रेसिस्ट होते थे, गोरा काला ये सब बहुत करते थे, ब्लैक वाइट, राइट। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, बिल्कुल सही है रीज़न। सो NTA ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। आई होप तुम लोगों ने भी सही लिखा होगा क्योंकि कोलोनियलिज्म के टाइम पे रेसिस्ट थ्योरी जो थी वो स्लेवरी को सपोर्ट करती थी, राइट। Now, question number 55, again assertion reason question. All aspects of social behavior are of interest of sociologists. सारे ही social behavior के जो aspects हैं वो sociologist के interest के होते हैं because philosophy focuses upon the economic and physical resources for economic development. What will be the correct answer? Easy question है guys, बहुत easy. द करेक्ट आंसर इज C, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। सारा जो भी सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होता है उसमें सोशोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट होता है, बट फिलोसफी इकोनॉमिक और फिजिकल रिसोर्सेज पे फोकस थोड़ी ना करती है। ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये सब फिलोसफी के अंडर नहीं आता है, राइट, ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। सो R इज इनकरेक्ट, सो 3 इज करेक्ट एंड NTA ने भी यही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, अगेन 5 मिनट वीडियो इस पे मैंने बना रखा है, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो आई होप तुम लोगों ने देखा हो। सो दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, तुम लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी शॉर्ट वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हैं ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर CUET PG। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, कौन सा इसमें से नहीं है सोशल मूवमेंट का टाइप? इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज इट इज़ A, जिन्होंने A आंसर दिया वेरी गुड। रिफ्रैक्शनरी करके कोई भी सोशल मूवमेंट नहीं है, रिडम्पटिव होता है, रिफॉर्मिस्ट होता है, रेवोल्यूशनरी होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57, अरेंज द फॉलोइंग सिक्वेंशली एज अ स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च। सो अगेन सोशल रिसर्च के प्रोसेस के स्टेप्स तो देख रहे हो कैसे इन लोगों ने क्वेश्चन को अलग तरह से यहाँ पे पूछ लिया है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा C, राइट। सो C सबसे पहले एक में ही है, द करेक्ट आंसर विल बी C। बाकी के भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, देन आएगा हाइपोथेसिस बनाना, फिर हाइपोथेसिस के हिसाब से हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे, देन हम लोग एनालाइज करेंगे उस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया और लास्ट में हम रिपोर्ट बनाएंगे। सो दिस इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, नाउ दिस क्वेश्चन माइट सीम टफ
टू स्टूडेंट्स को ये टफ लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना क्रोनोलॉजी का ही है सारा गेम। अगर आपको ईयर्स पता थे इन सब चीज़ों के तो आप लोग ईजिली कर लेते हैं। और मैंने जो जीके फाइल दी है बैच में उसमें ये सब मैंने ईयर दिया हुआ है, तो आई होप जिन लोगों ने जीके फाइल पढ़ा होगा उन्होंने ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे तो मैंने अलग से ही क्लास ली थी। सो वी ऑल नो दैट 73rd अमेंडमेंट जो है वो पीआरआई का है और वो आया था 1992 में, राइट। तो सबसे पहले बी आएगा। अब देखो इन दोनों में बी है, ये दोनों तो कट ही जाएंगे। 1992 में आया था पीआरआई और ये 73rd है। इसके बाद आया था अर्बन एरियाज़ का, सो ये भी 1992 में ही आया था, ठीक है। 74th था ये, 73rd था ये। सो सबसे पहले बी आएगा देन डी आएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2 और एनटीए ने भी 2 दिया है, सो इट इज़ करेक्ट, ओके। सो देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं बाकी के। इसके बाद है ई। सो राइट टू एजुकेशन कब आया था गाइज? इट केम इन 2002, ओके। एंड इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो दिस केम इन 2013। और सबसे लास्ट में जो आया था वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड। सो ये है 2018, ओके। सो ए सबसे लास्ट में है, तो देखो बी और ए ये दोनों में इन्होंने कंफ्यूज किया है, ठीक है। तो ईयर्स इंपॉर्टेंट है गाइज, जीके के लिए यू हैव टू नो बेसिक जीके ईयर्स, ओके। मैं हमेशा ये कहती हूँ, और मैराथन्स वगैरह भी जो मैंने ली है उसमें भी मैंने ईयर्स पे फोकस किया था, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल एज पर टैलकट पार्सन? इसमें से कौन सा है जो टैलकट पार्सन का पैटर्न वेरिएबल है? तो ही टॉक्स अबाउट 5 टोटल पैटर्न वेरिएबल, राइट। सो पैटर्न वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, टैलकट पार्सन के टॉपिक से ये देते हैं क्वेश्चन, तो मैं इसको इस बार करवाऊंगी, ओके। सो क्या होगा इसका आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। एनटीए ने भी बी दिया है। देखो इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी ये बिल्कुल सही है। स्पेसिफिसिटी एंड डिफ्यूजन ये भी सही है। और कलेक्टिव और सेल्फ ओरिएंटेशन ये भी सही है। स्ट्रक्चरल फॉर्मल कॉन्स्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सब टैलकट पार्सन का नहीं है। टैलकट पार्सन इसके अलावा 2 और बात करते हैं, यूनिवर्सलिज्म पर्टिकुलरिज्म, ठीक है, और अचीवमेंट और अस्क्रिप्शन। तो वो 2 यहाँ पे बेसिक है, उसकी जगह इन्होंने कुछ और लिख दिया। ईजी क्वेश्चन है, अगर नहीं भी मीनिंग पता था एजिल मॉडल का या फिर उसके अंदर का पैटर्न वेरिएबल का, सॉरी, तो पैटर्न वेरिएबल का अगर नहीं भी अंदर का पता था तो भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था, राइट। सो बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट गाइस मैंने एक ट्रेंड देखा है कि 2025 का क्वेश्चन पेपर टफ था, 2024 का इजी था। सो एक एक छोड़ के इन लोग का गेम चल रहा है, बट हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं किसी भी पैटर्न पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ईजीएस्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑगस्ट कुंत। आई होप किसी ने ये क्वेश्चन गलत ना किया हो। सो किसी के भी ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो मतलब भाई सोचने वाली बात है, राइट। क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले भी, फेमिनिस्ट अप्रोच से क्वेश्चन आता है। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। सो हम लोग बैच कर लेते हैं। देखो रेडिकल फेमिनिज्म बात करता है मेन बेनिफिट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, यानी जो मेन है वो वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन से बेनिफिट हो रहे हैं। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म बात करता है कैपिटलिज्म की, राइट। अब देखो बी में एक ही है, अगर तुम्हें नहीं भी पता था तो तुम्हें मार्क्सिज्म का मतलब तो पता ही होगा, उसी से तुम लोग कर सकते थे, क्योंकि मार्क्सिज्म की थ्योरीज में कैपिटलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे देखो मार्क्सिस्ट के साथ कैपिटलिज्म जाएगा, राइट। सो बी का 4 हो गया और सारे हमने उसी के बेसिस पे कर लिए, राइट। सो इस तरह की ट्रिक्स लगानी होती है, आई एम टेलिंग यू ओनली दैट। सो लिबरल फेमिनिज्म में क्या आएगा? इट इज सेकंड क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड वर्क। नाउ लास्ट है ब्लैक फेमिनिज्म विच टॉक्स अबाउट वुमेन्स पर्सपेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम वाइट पर्सपेक्टिव, ओके। सो ये हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी 2। एनटीए ने भी 2 दिया है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62, इजी क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाएंगे। कल्चरल लैग, विलियम ऑकबर्न, और इन्होंने भी सही आंसर दिया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन देखो, हैविंग डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड हाउ यू डिटरमाइन टू कंडक्ट स्टडी, यानी किस तरीके से आप स्टडी करोगे, क्या मेथड्स क्या टूल्स आपके होंगे, दिस इज रिसर्च डिज़ाइन। मैंने रिसर्च डिज़ाइन की एक पूरी सेपरेट क्लास रखी थी बैच में। आई होप कि सबने ये क्वेश्चन सही किया होगा। द करेक्ट आंसर इज 4, ओके। Question number 64, which among the following constructs gender is what? Biological construction, educational construction, social construction, physiological construction. Gender क्या है? Easy question. Social construction है. I hope सबने ये question सही किया होगा. Now, question number 65. So, assertion reason question again. देखो, feminism is fight for the right of men
बिकॉज जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन. सो फेमिनिज्म जो है वो राइट ऑफ मेन के बारे में तो नहीं है, जबकि फेमिनिज्म बात करता है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स राइट की, राइट. सो जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये सही है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो था डी. आई होप सबने डी आंसर दिया होगा. ए इज़ नॉट करेक्ट, आर इज़ करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 66 देखो, थिंकर और आइडिया ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है. मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. देखो, टेलकट पार्सन, किंग्सले डेविस एंड मेल्विन ट्यूमन प्लस जीएस घूरे. सिंपल थिंकर दिए हुए हैं, आइडिया ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दिया हुआ है. जब हम लोग किंग्सले डेविस और मोरे की थ्योरी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस की बात करते हैं. अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को फंक्शनल नेसेसिटी भी तो बोला है उन्होंने, बट यहाँ पर एक ट्रिक थी, वो ये थी कि रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है. ठीक है. सो बी का 1 होगा और ए का तो 3rd होगा. घूरे का कास्ट हायरार्की होगा और फिर बचा मेल्विन ट्यूमन. तो यहाँ पर इन्होंने गलती क्या की है, इनको यहाँ पे क्रिटिक लगा देना चाहिए था. ठीक है, ही क्रिटिसाइजेस दिस. ओके. सो अगर चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, क्वेश्चन आईडी देख लो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, बट मुझे लगता नहीं है कि एनटीए मानेगा. एनटीए कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ देता है कि अपने आप समझो ये चीज़ कि क्रिटिक मानना है, राइट. सो बट रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस वाली जो बात है ना, वो मेल्विन ट्यूमन के साथ तो नहीं जाएगी, इसलिए बी का फर्स्ट ही होगा. ओके गाइज. तो अगर तुम लोग को लग रहा है अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, यू गाइज कैन चैलेंज इट, बट आई विल नॉट रिकमेंड. ओके. मेरे हिसाब से एनटीए का आंसर सही है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में वो ऐसी चीज़ें सब्जेक्टिविटी वाली करता ही है. दे विल लीव ऑन यू, तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे, यू हैव टू थिंक इन द एग्जाम. ओके. क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इजी क्वेश्चन, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट है और ईयर वाइज मैच करना है. ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे. द करेक्ट आंसर इज सी, राइट. BDACE. ओके. सो हेयर द करेक्ट आंसर गिवन बाय एनटीए इज सी. तो हम लोग देख लेते हैं क्या है. देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, दैट एक्ट केम इन 1 मिनट. हम लोग इसके हिसाब से ही लिखते हैं. देखो, बी सबसे पहले है, यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि है 1996. ठीक है. उसके बाद आता है डी, यानी कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट. तो ये आया था 1986 में. ओके. देन ए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि आया था 2005 में. ओके. सो हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं. ओके. अभी हम लोग देखेंगे कि बड़े से छोटा भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है क्या. देन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, दिस एक्ट केम इन 2006. ओके. एंड सेक्सुअल हरासमेंट वाला तो वी ऑल नो 2013. तो अगर हम सबसे छोटे से भी जाएँ तो बी पहले आएगा. अच्छा, छोटे से बड़े पे ही ये गए हैं. अगर हम लोग सबसे बड़े से जाएँ तो सबसे पहले ई आ जाएगा. तो ई डी. अब देखो यहाँ पे डी आ गया तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे सी आना चाहिए था. तो इन दैट केस वी हैव टू सी इन द क्वेश्चन कि ये डिसेंडिंग वाले ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने या असेंडिंग वाले ऑप्शन दिए हैं. ठीक है. यू हैव टू सी दैट इन द क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्या टिक करना है. सो फॉर मी आई थिंक द करेक्ट आंसर इज 3. बिल्कुल सही है. क्रोनोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो यही होगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ फैमिली, एक्सटेंडेड, न्यूक्लियर, जॉइंट, कॉन्जुगल, कॉन्जेक्चर. नाउ गाइस, एक्सटेंडेड है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, कॉन्जुगल है, कॉन्जेक्चर कोई फॉर्म नहीं है. ठीक है. सो ई एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे. ABCD विल बी योर आंसर. ओके. सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 एंड डी ने बिल्कुल सही दिया है. ना क्वेश्चन नंबर 69 देखो, थ्योरी एंड व्यू ऑफ द इंडिविजुअल. अगेन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया है. फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इंटरैक्शनिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म. सो फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिज्म क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट हेल्प, हाउ सोसाइटल फंक्शंस हेल्प टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, राइट. सो एक का 4th हो जाएगा. अब देखो, एक का 4th एक में ही है. सो एक से ही सारे बैच हुए जा रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सोशल पावर, अथॉरिटी, ये सब आ जाएगा इसमें. इंटरैक्शनिज्म में आ जाएगा सोशल इंटरैक्शन एंड स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाएगा सोशल स्ट्रक्चर. सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. सो गाइस, कट ऑफ तो हाई जाने वाली है. अब मुझे लग रहा है 70 क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ. Now, question number 70, again easy question. Robert Redfield का जो टॉपिक है that is Little and Great Tradition, Ferdinand Torres, Gemini Shaft and Jason Shaft. स्पेंसर का है सोशल डार्विनिज्म और पिट्रिप सोरोकिन का है साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज. ये क्वेश्चन भी एनटीए ने सही दिया है. द करेक्ट आंसर विल बी डी. ओके. तो इस बार बहुत कभी 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे हैं जो चैलेंज लायक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा है जो कार्ल मार्क्स का नहीं है. डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड प्रोलेटेरियट रेवोल्यूशन. नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज बी. आई होप सबने सही किया होगा. मैंने पेरेटो को कितने इन डेप्थ पढ़ाया है कोर्स में, राइट.
So Pareto will be answer here, circulation of elite, और नेट NTA ने भी ही सही दिया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, मेथड्स एंड देयर एडवांटेजेस. सो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, केस स्टडी. ओके, सो क्या होगा इसका आंसर? वी ऑल नो दैट सबसे पहला जो दिया है कि रिस्पॉन्डेंट फिल करते हैं, तो वो क्वेश्चन फिल करते हैं तो क्वेश्चनियर हो जाएगा. तो सी का फर्स्ट देखो किस में है, तो देखो सी का फर्स्ट एक में ही है. तो एक ही करके तुम लोग इतना ईजिली ये क्वेश्चन कर पाते थे, मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर था. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का हो जाएगा फोर्थ, दैट इज ईजिली अवेलेबल इन टैबुलर फॉर्म. इंटरव्यू में आ जाएगा रिस्पॉन्डेंट्स कैन आंसर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन. केस स्टडी जो है वो डिटेल स्टडी करती है, सो सेकंड विल बी योर ऑप्शन. सो सही है ये, एनटीए ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है. Now, question number 73, match the following. Again, thinker and easy concept. So, Daniel Bell को हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी, राइट? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. सो बी का थर्ड देखो एक में ही है, द करेक्ट आंसर विल बी 3. ए का हो जाएगा पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी. डेविड लॉक का हो जाएगा ब्लैक कोटेड वर्कर. एंड GH मीड वी ऑल नो दैट इज सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म. द करेक्ट आंसर विल बी हेयर 3. ओके, एनटीए ने सारे क्वेश्चंस इस बार सही दिए हैं आंसर की में, तो तुम लोग को चैलेंज करने की हेडेक नहीं लेनी है. अगेन सेम क्वेश्चन इन लोगों ने रिपीट भी किए हैं क्वेश्चंस. देखो, नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, इसमें से कौन सा है जो नहीं है? इजी क्वेश्चन. प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन अभी हम लोगों ने देखा था. अब ये क्या क्वेश्चन, इन्होंने क्या चीज़ एनटीए सोच के बना रही है ये क्वेश्चन? आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि लेवल जो है वो और गिरता ही जा रहा है इनके क्वेश्चन का. आई थिंक दे शुड हायर the top educators that are there in YouTube to make the questions, right? Question number 75, which of the following is not a characteristic of bureaucracy according to Max Weber? इसमें से कौन सा है जो ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं है? हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, रूल्स एंड सोशलाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स फोर्थ, क्योंकि सोशलाइजेशन कहाँ से आ जाएगा? वेबर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, राइट? सो डी इज करेक्ट. सो that's it for today guys. 75 questions we have done, and now what is my take on this question paper? So मेरा कहना ये है कि 75 में से सिर्फ मुझे 3 questions ऐसे लगे हैं जो टफ साइड थे. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाला था, एक वो एंडोगेमी वाला था, एक क्वेश्चन और था. सो ये 3 है. हाँ, वो स्टेट फॉर्मेशन वाला, ये 3 है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. बाकी 72 क्वेश्चंस, नॉट 72, हाँ 72 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही ईजी थे. योर अंडरस्टैंडिंग? सो 72 क्वेश्चंस तो बच्चों ने सही करने ही है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने सही करा होगा. तो मुझे ऐसा लगता है दैट 280 प्लस फॉर JNU तो कहीं नहीं गया है. ठीक है, 280 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, और इससे नीचे अगर हम आए तो 260 तक भी अगर तुम लोग हो तो तुम लोग एक सेफ स्कोर पे हो. ठीक है, बाकी मैं अभी थोड़ा सा स्टडी करके एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाऊंगी, सो दैट एक आइडिया लग जाए. अच्छा, तुम लोग एक काम ये करना, जो भी लोगों ने ये पेपर दिया है एंड यू गाइज हैव स्कोर विद यू, तो मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है, रॉ स्कोर, आई वांट रॉ स्कोर. ठीक है, कोई DP नहीं, कुछ नहीं, रॉ स्कोर मुझे कमेंट में बताना है. ओके, नाउ those of you who are preparing for 2027 एग्जाम, नाउ बैच इज देयर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. क्लासेस जो है वो 1 मई से स्टार्ट होंगी. 1 टाइम पेमेंट है 6000, आपको एक बार पे करना है, एंड देन टिल योर CUET PG एग्जाम दिस कोर्स विल बी देयर. इस कोर्स में आपकी मैं लाइव टेस्ट भी लूँगी. ठीक है, आई विल कम एंड शो माई फेस एज वेल. तो ये सब चीज़ें भी होंगी. अब मैं अपग्रेड करूँगी इस बैच को, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर CUET PG 2027. ओके, और जो भी नई चीज़ें हैं, थोड़ा कंटेंट वगैरह भी मैं अपडेट करूँगी. ओके, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, लाइक एथनिसिटी वगैरह मैंने नहीं पढ़ाया था बैच में, आई नो. सो वो सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना है भाई कर लेना, और ये बैच तो चलेगा पूरे साल. दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू माई चैनल, यू गाइज कैन सब्सक्राइब एंड प्लेलिस्ट एंड कोर्सेज देख लो. जो नहीं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, देयर इज इनफ मटीरियल फ्रीली अवेलेबल इन द चैनल. ठीक है, आप लोग फ्रीली ये सब पढ़ सकते हो, मेक यूज ऑफ इट. एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू गाइज शुड ज्वाइन. ये टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना, बिकॉज ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई गिव ऑन दिस टेलीग्राम ओनली. ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कुछ भी है, कोर्स ज्वाइन किया है, ग्रुप में ऐड होना है, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर. ओके, सो ऐप डाउनलोड कर लेना. ये ऐप iOS पे भी चलती है, मैकबुक पे, एप्पल फ़ोन पे, सब जगह चलती है. ठीक है, iPad पे, तो सब जगह चलती है. कोई भी डाउट हो, मेरा पर्सनल टेलीग्राम तुम्हारे पास है, तुम लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग. एंड पेपर काफ़ी ईजी था,
सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन डिस्कस द कट ऑफ्स, ओके। और अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे जिसको तुम लोग को चैलेंज करना चाहिए स्टेट फॉर्मेशन के अलावा। अगर होगा ड्रॉप तो स्टेट फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज यू नो एनटीए वो अपने ही लॉजिक लगाता है, राइट। अगर कोई प्रूफ दे सकते हो तो प्रूफ लगा के चैलेंज कर दो, मे बी वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए एंड एवरीबडी विल गेट मार्क्स, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग, बाय बाय।